नमस्ते। आज नमस्कार जय श्री राम की जगह संजय सर चूंकि हमारे साथ जुड़े हैं तो मैंने सोचा है उनकी मिमिक की जाए। जिस प्रकार का निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, मीडिया भले कुछ भी चला रहा हो, लेकिन मुझे लग रहा है संजय सर ये तो हिंदुओं की जीत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट से भी डिलेइंग टैक्टिक्स जिनकी काम नहीं की है। कैसे देखते हैं पूरे निर्णय को सर? देखिए, मुझे तो कोई इसमें विशेष वो लगता नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल जैसा कि हमारे हिंदूवादी लोग मानते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से उनके विरोध में ही रहता है, ऐसा तो कुछ मुझे इसमें दिखा नहीं। बैलेंस्ड ऑर्डर लगता है मुझको कि हाँ ठीक है, आपको एक फंडामेंटल राइट है कोर्ट को अप्रोच करने का। हालांकि ये लोग जो हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच करने से क्यों डरते हैं? यही काम ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर सकते थे। भाई अगर वहां भी जाते तो वहां भी उनको ये रिलीफ तो मिलती, क्योंकि 2-1 दिन का इंटरिम ऑर्डर देने में कोर्ट को कोई तकलीफ होती नहीं, उसको कोई ऐसा कोई खास वो होता ही नहीं। जिनको भी लीगल प्रोसीजर्स का पता है, जिनको भी ये पता है कि कोर्ट किस तरह से काम करते हैं, वो कोर्ट जो है वो कोई सरकार की तरह काम नहीं करते। तो कोर्ट जो है वो दोनों साइड्स को सुन के, और जब तक फाइनल डिसीजन की बात नहीं होती तब तक जो है वो इश्यूज बैलेंस करके चलते हैं। ये हर कोर्ट में आपको मिलेगा। तो कोर्ट में जो है नादिरशाही जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। नहीं, तुम कैसे आए, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, ना ना, दिस विल नेवर हैपन इन द कोर्ट्स। तो कोर्ट्स आपने एक विल और बी बात कही बैलेंस्ड। ना। तो इसमें भी इनफैक्ट मैं आपको सही बताऊं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले खुद ही एक वीडियो किया है और उसमें ये कहा है कि भाई मैं खुद ही सरप्राइज था कि इस एएसआई को क्या हो गया। ये वही एएसआई है जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3-3.5 महीने तक रिप्लाई नहीं फाइल किया जब तक कि उसको धमकाया नहीं गया। जब कोर्ट ने उनको धमकाया तब उन्होंने रिप्लाई फाइल किया, और उसके बाद जो पहला जो सर्वे था, जो शिवलिंग के सर्वे वाला जो ऑर्डर था, वो तब आया। तो इस एएसआई को वो फ्राइडे 4:30 बजे ऑर्डर होता है और संडे को वो पहुंच जाती है दल बल के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरे सारे आपका प्रोग्राम बना के अगले 15 दिन का। भाई मैं तो कायल हो गया। इसके लिए तो किसको, एएसआई तो भाई सीधे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। आजकल कौन है वहाँ? रेड्डी साहब हैं शायद। रेड्डी साहब, रेड्डी साहब। तो फ्रैंकली मुझे तो बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ आज सवेरे जब कहा कि कल रात को जब साहब के सवेरे 7 बजे से सर्वे शुरू होगा। और मुझे लगता है कि ठीक है, सवेरे 7 बजे से सर्वे इन्होंने शुरू कर दिया, तो अब ये हो गया कि भाई 21 तारीख को 5 बजे तक हाई कोर्ट को अब ऑर्डर देना है, 26 तारीख तक। तो ऑल इन ऑल आई थिंक मैं तो इसको पॉजिटिव ही देखता हूँ, मैं तो इसको नेगेटिव नहीं देखता। नहीं, मैंने भी बड़ा पॉजिटिव देखा। रेड्डी साहब के बारे में बाद में बात करेंगे, फिर लोग कहेंगे कि ये मास्टर स्ट्रोक है, मोदी सरकार की तारीफ हो रही है, लेकिन रेड्डी साहब की नहीं तारीफ तो नहीं, होनी। अभी यही सारे लोग जो है वो जब आपकी हमारी बात सुनेंगे तो वो उल्टी बात करना शुरू कर देंगे कि भाई आगे बढ़। मोदी सरकार हमारे दबाव में झुकी। संजय और सर। ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको कोर्ट्स के प्रोसीजर्स का, कोर्ट्स के जो जो उनका सिस्टम है, प्रेसिडेंट्स का, उसका कोई आइडिया नहीं है। वो सब जो है वो धमा चौकड़ी करके बस तलवारबाजी करते रहते हैं। मतलब कई लोग देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ किस किस तरह की बातें करते हैं, किस किस तरह के थम्स देते हैं, किस किस तरह के टाइटल्स देते हैं। बड़ी विचित्र बात है। आई थिंक थोड़ा बहुत स्पेशली मीडिया वालों को, यदि आप कोर्ट्स को कवर कर रहे हैं और यदि आप कोर्ट्स के जजमेंट्स को कवर कर रहे हैं, तो आपको एक जिसको हम बोलते हैं फेमिलियराइजेशन कोर्स कर लेना चाहिए। मैं नहीं कहता आपसे कि आप एलएलबी करें जाके, लेकिन कोर्ट प्रोसीजर से फेमिलियराइज लोगों को कर लेना चाहिए। ये खाली जिसको जरा सा भी यानी कि लॉ का छोटा एल भी नहीं पता हो और वो बैठ के कमेंट करे, नॉट प्रॉपर। या तो आप एडवोकेट्स को बुलाइए, उनसे डिस्कस कीजिए। हम तो देखिए आप जयपुर डायलॉग्स पे, मैं स्वयं एडवोकेट हूँ, उसके बाद भी आप देखें कि जब भी ये ज्ञान वापी है इसका होता है, मैं हमेशा विष्णु जैन जी को बुलाता हूँ।
उनसे बात करता आप हूँ। आगे वहीं बढ़ते हैं। ऐसा विष्णु ऐसा जैन जी कोई तो और मैटर होता है तो उसपे भी एडवोकेट्स को बुला के उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, उनको लीगल पोजीशंस पता है। और भी होते हैं उनसे हम बहस भी करते हैं, तो कहते हैं कि भाई आपकी पोजीशन सही है या गलत है, आप इस पोजीशन में हमको बताइए। तो ये मेरा ये मानना है कि मीडिया में तो खैर थोड़े स्पेशलाइजेशन हो जाते हैं, लेकिन स्पेशली यूट्यूब पे जिन लोगों को लॉ का पता नहीं है उनको थोड़ा बचना चाहिए उल्टी पुल्टी कमेंट्स करने से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विष्णु जैन जी न तो हाई कोर्ट में जाने से डर रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट में, ना जिला अदालत में। लेकिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट क्यों चला गया, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो अहमदिया जज साहब हैं, मुनीर साहब हैं। नहीं नहीं, मुनीर साहब का नहीं मुझे पता है, अहमदी तो ये इनके वकील हैं, अहमदिया साहब, अच्छा। हुफैजा अहमदी, ये मुस्लिम पक्ष के वकील हैं। हम्म। मुनीर साहब ने तो बहुत अच्छा जजमेंट दिया था ना उसके आपके हाँ। 7/11 जो प्लेंट रिजेक्शन की जो इन्होंने मेंटेनेबिलिटी की जो इन्होंने एप्लीकेशन डाली थी, उसको बोलते हैं ऑर्डर 7 रूल 11, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ये सीपीसी का प्रोविजन है। तो वो उसका जो है वो बड़ा डिटेल जजमेंट दिया था डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने, बहुत अच्छा ऑर्डर है, मैंने देखा है वो। और उसमें जो इनके जो 3 प्रिंसिपल जो ऑब्जेक्शंस थे, एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का था, एक वक्फ एक्ट का था, ये 2 इनके प्रिंसिपल ऑब्जेक्शंस थे। उसके अलावा भी एक कौन था, एक और था, शायद लिमिटेशन का था या तो देखिए बेसिक बात यह है कि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी चारा अब नहीं है अलावा इसके कि वो मैटर्स को डिले करे। उसका मैं आपको कारण समझाता हूँ, लीगल कारण समझाता हूँ, जी। और जिनको और विस्तार में समझना हो तो वो अभी मैंने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले शायद, विष्णु जैन जी से पूरा वार्तालाप किया था। और उसमें मैंने क्योंकि मैंने विष्णु जैन जी से पूरे लीगल पॉइंट्स पे ही बात की थी, तो जिनको भी उसको डिटेल में समझना हो वो उसके ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि वो लीगल पॉइंट्स जो है वो लॉ जानने वाला ही पूछ सकता है। आप किसी सामान्य व्यक्ति को देंगे तो वो उनसे वो प्रश्न भी नहीं पूछ सकता, उसको पता भी नहीं होता। तो अब जो मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ ये कहता है, ये जजमेंट है इस्माइल फारूकी, जो आपके अयोध्या एक्विजिशन एक्ट जो बना था उसके ऊपर जब गए थे, तो उसमें ये ले डाउन किया उन्होंने कि भाई कि मॉस्क इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। और ये कंसिस्टेंट मोहम्मदन लॉ है इंडिया में। आपको ओके। मोहम्मदन लॉ की हिस्ट्री बता दें कि अंग्रेज़ों ने जो भी मोहम्मदन लॉ बनाया वो उन्होंने फतावा आलमगीरी की बेसिस पे बनाया, ठीक। और उसी के बेसिस पे जो ब्रिटिश हैं उन्होंने निर्णय दिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा ये मानना है कि जो ब्रिटिश जजेस थे उन्होंने हिंदू लॉ और मोहम्मदन लॉ पर बहुत मेहनत की, और जो उनके उस समय के जजमेंट्स हैं, चाहे वो प्रीवी काउंसिल के हों, चाहे हाई कोर्ट्स के हों, तब तो 3 ही प्रेसिडेंसी हाई कोर्ट होते थे, उसके बाद फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट आया चौथा। तो उनके जो जजमेंट्स हैं, चाहे फेडरल कोर्ट के जजमेंट हों, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद फिर फेडरल कोर्ट आया, वो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट करते हैं, रिमार्केबल। तो तब से ये कंसिस्टेंट आपका भी चला आ रहा है कि मॉस्क इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। दूसरी चीज ये भी चली आ रही है कि कहीं पर भी यदि किसी देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देवता की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, तो वहाँ पर चाहे मंदिर टूट जाए, चाहे मूर्ति बह जाए, चाहे मूर्ति खंडित हो जाए, कुछ भी हो जाए,
देवता वहाँ अदृश्य रूप से विराजमान रहते हैं, इसलिए वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। ठीक। तो ये स्थिति होने के बाद आप देखें कि जो चल रहा है इस समय, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी जो चैलेंज चल रहा है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी रिडंडेंट हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि जहाँ ऐसे ही उसमें, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि साहब रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो 1947 के बाद चेंज नहीं होगा। अब रिलीजियस कैरेक्टर क्या है ये कैसे पता चलेगा? वो तो सिविल सूट के जरिए ही पता चल सकता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ हिंदू लॉ ऐसा कहता है, अगर वहां पर कोई मंदिर निकल आया, पूर्व प्रतिष्ठित मंदिर निकल आया किसी भी मस्जिद के नीचे, तो जो लॉ है वो ये कहता है कि वो तो मंदिर ही रहेगा, प्री एग्जिस्टिंग जो है मंदिर वो वहां रहेगा, आप उसे वहां से बदल नहीं सकते। अच्छा, ऐसा कोई केस है नहीं पूरे भारत में जहाँ किसी मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाया गया हो? कोई ये हो भी तो ठीक। बता दे। नहीं, वो तो वही बात है ना, तो रिलीजियस तो, कैरेक्टर तो, बदलेगा। तो ये जो है, इस कारण से जो मुस्लिम पक्ष है वो अत्यंत आतंकित है। वो बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेकार हो गया, इसका क्या मतलब रहा, अगर ऐसा है तो फिर सब हमारे सारे जितने भी हैं उनके ऊपर आफत आ जाएगी। आएगी भाई, या तो आप एक कमीशन बनवा लो, ये पहले भी सजेस्ट किया गया था कि भाई एक कमीशन बनवा लो और ये पता कर लो कि किन किन मस्जिदों को मंदिरों के ऊपर तामीर किया गया है और उनको आप हिंदुओं से समझौता कर लो। वरना आपकी जो ये जिद है कि साहब के इस्लाम को गालिब होना है कुफर के पता ऊपर। चला कुछ नहीं रहा। हाँ देखिए, आजकल जो भी मैं कहता हूँ इस्लाम को गालिब होना है कुफर के ऊपर, ये भी मैं सीधे सीधे कुरान शरीफ से कह रहा हूँ। कुरान शरीफ अल बकरा 286। क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो कहते हैं कि साहब कुछ भी बोलो तो कह देते हैं साहब आपने नफरत फैला दी। तो कोई भी बात कहूँगा तो प्रमाण के साथ कहूँगा, और किसी भी रिलीजियस बुक को कोट करना जो है वो कतई कभी अपराध नहीं हो सकता। नहीं संजय सर, इसमें एक पॉइंट तो और ये है। जो बार बार ये कहते हैं ना, तो उसमें इनके यही धारणा है कि भाई हमारा मजहब बताता है कि भाई हमें इनके ऊपर गालिब होना है, और दुआ भी करते हैं। ये अक्सर जो है वो जो आप लोगों को ये पता करना चाहिए। मैं तो पुलिस वालों को भी कहता हूँ कि यार तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ मस्जिदों में हो क्या रहा है, वहाँ कौन से पैम्फलेट बट रहे हैं। क्योंकि ये आज की डेट में आप देखेंगे कि अधिकतर शासन प्रशासन में जो उर्दू पढ़ने समझने वाले जो हैं वो गैर मुस्लिम बचे ही नहीं हैं। आप पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में और भी क्षेत्र में कहीं भी देख लीजिए, वो उर्दू में क्या पर्चे बांट रहे हैं, उसमें क्या चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। तो ये जो जिद है वो इसमें है कि साहब के, वो भी फिर से मैं कहूँ कि ये जो हुक्म आया है कुरान का कि साहब इस सारी ज़मीन जो है वो अल्लाह की बनाई हुई है और अल्लाह के बंदों के लिए, उसी को लेके ये लड़ते रहते हैं। तभी ये कहते रहते हैं कि भाई भारत में हमारा राज होगा। आप देखिए कई सारे मौलवी मौलाना जो हैं वो इस तरह की बात करते हैं, हाँ, वो और तो उनकी इस तरह की बात पे कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये बात जो है वो भी कहते हैं कि साहब की तुम्हारी किताब में लिखी हुई है। तो भाई तुम्हारी किताब में लिखी हुई है, तुम कह रहे हो तो मैं उसको कोट कर देता हूँ, तो मेरे को क्यों फिर आप जो है बनाते हो आरोपी, साहब क्योंकि इन्होंने आप ऐसा कह दिया। दुनिया के आगे सत्य बता देते हैं, और सत्य वो ठीक हजम होने वाली बात नहीं है सर। इसमें एक और केस था ना सर, 1938 में ब्रिटिश एरा के समय ज्ञानवापी को लेकर के वो दीन लैंड मोहम्मद हम का केस है, उसकी बात ये दीन करते मोहम्मद रहते हैं। वाला जी। हाँ, तो मैंने आपको बताया ना 3 पॉइंट जो थे, तो वो 3 पॉइंट में तीसरा दीन मोहम्मद का केस था। हाँ और हाँ। उन तीनों को डील करते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने ये होल्ड किया था कि ये तीनों केस ही किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, और जो प्लेंट है वो मेंटेनेबल है, वो किसी भी कानून से बाधित नहीं है। बेसिकली यही देखा जाता है उस समय कि भाई ये किसी कानून से बाधित तो नहीं है। नहीं तो क्लेम ऑर्डर कैसे बन 7 रहा है रूल सर फिर 11 मुसलमानों का? दीन मोहम्मद है। केस से तो स्पष्ट है ना कि उनका तो लैंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं उनके हाथ में है।
दीन मोहम्मद केस जो था वो उसमें हिंदू पार्टी नहीं थे। हाँ। तो जैसा कि बार बार आपने सुना होगा, विष्णु शंकर जैन भी जी कहते हैं ना कि वो इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव सूट। जो रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है वो होता है ऑर्डर 1 रूल 8 में। और रिप्रेजेंटेटिव सूट एक तरह की पीआईएल होता है, वो उसमें जब है तो फिर पूरा नोटिस जाता है और वो आम नोटिस होता है, और उस आम नोटिस में फिर कोई भी उसको चैलेंज कर सकता है। फिर जब वो अगर उसमें कोई डिक्री हो जाती है ऑर्डर 1 रूल 8 के रिप्रेजेंटेटिव सूट में, तो वो फिर सब पर बाध्यकारी होती है। तो वो खाली दीन मोहम्मद के और सरकार के बीच का केस था, तो वो कतई लागू होता नहीं। और ये बात जो है ये आप जो है वो खोल लें, वो डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश का जो ऑर्डर 7 रूल 11 का जो ऑर्डर है, या उसके बाद अभी जो जस्टिस जे मुनीर का इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसको आप खोल लें। उन्होंने इसके ऊपर विस्तार से डील किया है, कहा कि दीन मोहम्मद का केस इसमें रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये हिंदू अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो हिंदुओं का अधिकार उसमें कभी डिस्कस ही नहीं हुआ था। अगर हिंदुओं का एक प्री एग्जिस्टिंग अधिकार है तो वो जो वक्फ वाली प्ली है वो बेसलेस हो जाएगी, ये बात है इसके अंदर। तो ये जो मैं बता रहा था कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 का ऑर्डर आया, इसकी जो अपील हुई, इसकी अपील क्या हुई, इसका रिवीजन हुआ। ये भी एक आपके सिविल लॉ का पेच है। तो सिविल लॉ का पेच ये है कि साहब की यदि 7-11 में रूल 7-11 की अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो सूट डिसमिस हो जाता है। तो फिर जो पिटिशनर है वो अपील कर सकता है। लेकिन अगर 7-11 की जो प्लेंट है वो, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, अगर 7-11 प्लेंट की 7-11 एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो सूट डिसमिस हो जाता है। तो फिर जो पिटिशनर है वो अपील करेगा। लेकिन अगर 7-11 की एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है तो सिविल में अपील का प्रोविजन नहीं है, फिर उसको रिवीजन के लिए जाना पड़ेगा। और रिवीजन जो है वो केवल लॉ पॉइंट्स पे होता है, उसमें फैक्ट्स नहीं देखे जाते, वो केवल लीगल पॉइंट्स पे होता है। तो वो रिवीजन जो है वो इनका डिसमिस हो चुका है जस्टिस जे मुनीर के ऑर्डर से, एक बात। दूसरा कि इसमें प्रावधान ये है कि भाई कि जो कोई भी प्रमाण लाने के लिए, अन्य प्रमाण लाने के लिए जो प्रार्थना पत्र लगाए जाते हैं, वो एक इसका प्रावधान है उसमें सीपीसी में, वो है ऑर्डर 6 रूल 10A। उसके अंतर्गत ये एप्लीकेशंस लगती हैं। तो ये जो सर्वे इत्यादि की एप्लीकेशंस हैं वो सब उसी ऑर्डर 26 रूल 10A में लग रही हैं। जो पुरानी जो एप्लीकेशन लगी थी वो भी इसी में लगी थी, जो शिवलिंग के लिए लगी थी वो भी इसी में लगी थी, और जो आपके एएसआई के पूरे सर्वे की लगी वो भी इसी में लगी। और वो कोर्ट को अधिकार है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये गए थे इसको सबको लेके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल चलेगा। देखिए सबसे बड़ी इनकी जो दुर्घटना हो गई वो ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को स्टे नहीं किया, उन्होंने कहा ट्रायल तो चलेगा। चले। दूसरा सुप्रीम कोर्ट में इनके साथ क्या दुर्घटना हो गई कि ये गए थे नमाज पढ़ने और रोजे गले पड़ गए। वो ये हुआ कि ये गए तो थे उसको रुकवाने, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तो ये तो आपको हम ऐसा करते हैं कि इसको हम ले लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास उसको ले लिया तो एक स्टेज कम हो गई। अब अगर ये चलते तो एक स्टेज में 2-3 साल लग ही जाते हैं। तो ये जो 2-3 साल का पीरियड था ये कम हो गया। तो वही वाली बात पे गए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले पड़ गए। अब यही मथुरा के केस में हुआ। आपको पता है कि मथुरा के केस में एप्लीकेशन लगाई थी कि सारे जितने भी हैं ये सूट्स वो हाई कोर्ट में सुने जाए। हाई कोर्ट ने उनकी बात मान ली। ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात खारिज कर दी। अब वो कह रहे हैं कि साहब हमारी 2 अपील का अवसर नष्ट हो गया, मतलब 10 साल जो है वो शॉर्ट हो गया। अच्छा, एक शॉर्ट तो कुछ और भी हो गया सर। अब ठीक है, अब तो ये सुप्रीम कोर्ट के गले नहीं पड़ सकते। 26 तारीख को तक इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये डालना है, और उसके बाद अगर सर्वे क्या लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से हिंदू के पक्ष में फैसला आने के चांसेस कितने ज्यादा है?
इलाहाबाद हाई कोर्ट तो भाई अगर आप उसका जजमेंट पढ़ लें अरविंद मिश्रा जी का, जस्टिस अरविंद मिश्रा का, तो उन्होंने स्पष्ट किया है। वो ये है कि ये इनको अधिकार है ऑर्डर 26 रूल 10A में प्रमाण इकट्ठा करने के लिए साइंटिफिक सर्वे मानना। उसमें तो बल्कि शिवलिंग वाले में तो ये इशू था कि भाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये डैमेज नहीं होना चाहिए, और मुस्लिम पक्ष एक बड़ी लचर सी दलील लेके गया था, जैसे कि इनको बड़ी शिवलिंग की चिंता है कि साहब इससे डैमेज हो जाएगा। इन्होंने एक हमारे पक्षकार को भी तोड़ दिया है। जो जितेंद्र सिंह बिशैन है, यानी जो राखी सिंह के पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो तो बहुत पहले से इनसे एक तरह से इनमें ही शरीक हो गए। तो साहब ये डैमेज हो जाएगा, तो वो उन्होंने पूरी रिपोर्ट मांगी, उन्होंने ASI से रिपोर्ट मांगी, और उन्होंने दूसरा एक और ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा है वो, जो सॉइल वगैरह देखता है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, उससे रिपोर्ट मांगी जो कानपुर में है। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशन से रिपोर्ट मांगी, उन्होंने सबने रिपोर्ट दी, एक्सपर्ट रिपोर्ट की, हाँ हो सकता है बिना डैमेज किए, तब उन्होंने उसके बेसिस पे ऑर्डर कर दिया। अब ये जो ASI वाला सर्वे है, इसमें तो वो इशू भी नहीं है। हाँ, उसमें तो शिवलिंग का एरिया ही नहीं आ रहा, वो तो शिवलिंग को छू ही नहीं उसमें वो शिवलिंग के एरिया के बाहर का उन्होंने बोला है, तो वो उसमें कहीं किसी डैमेज का कोई इशू ही नहीं है। डैमेज तो इन्होंने 1669 में जो करना था कर ही दिया था, आपको पता ही है। तो जो मेरी रीडिंग है लॉ की, ये भी जाके अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में टिकना है, और अच्छा, इसके सुप्रीम बाद कोर्ट हाई अभी कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेंगे। वो तो जाएंगे भाई, देखिए कोई इनके पास और उपाय नहीं है इसको डिले करने का, क्योंकि जो लॉ है वो बिल्कुल स्पष्ट है। कितना डिले कर पाएंगे अगर आप इस प्रकार से डिले भी किया? पूरा कंसिस्टेंटली देख लीजिए, ये ऐसा सेटल्ड लॉ है जो आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से यही पोजीशन सेटल्ड है, यही पोजीशन सेटल्ड है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 3 या बल्कि 4 जजमेंट्स हो गए अब तो। आपके जो राम जन्मभूमि का जो ऑर्डर था, उसमें भी यही पोजीशन ली है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, उन्होंने पूरा लिखा हुआ है। पैरा नंबर 116, पैरा नंबर 117 राम जन्मभूमि जजमेंट जो है, उसमें उन्होंने इसी पोजीशन को वापस रेटिफाई किया है। और ये पुराने 3 जजमेंट तो मुझे ध्यान आ रहे हैं, एक महंत रामस्वरूप का जजमेंट है 1959 का, एक ठाकुर गोविंद देव ठाकुर गोविंद देव जी हमारे जयपुर वाले, उनसे संबंधित एक निर्णय है, वो भी 5 जजेस का है, वो भी 1965 का है। फिर राम जानकी मंदिर का एक जजमेंट है। सब में यही पोजीशन आती है कि भाई जहां पर एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई और ये सिद्ध हो जाता है, वहां पर मंदिर कभी भी रहा है, केवल ये सिद्ध करना है। यहाँ तो काशी में मामला बहुत सिंपल है। देखिए, ये पूरा दम दे के बाबरी मस्जिद वाले कांड में मुस्लिम पक्ष इसलिए लड़ा था क्योंकि इनको ये पता था कि कम से कम वहां पर किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण मंदिर का नहीं दिखता है। वो जो कुछ भी था वो उस टीले के नीचे था। ठीक, यहाँ तो सब स्पष्ट दिखता है भाई, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको जाके पश्चिमी दीवार का निरीक्षण करना है, अंदर जाके गुंबद का निरीक्षण करना है, और अगर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार 4-5 लगाए, आपको पक्का हो जाएगा कि यहाँ पर मंदिर था, पूजा हो रही थी 1983 तक, 1993 तक। ये सारे तो तथ्य जो है ये अकाट्य हैं, इस पे ये करेंगे क्या? तो कुछ नहीं कर सकते। मथुरा वाला तो और भी स्पष्ट है, मथुरा वाला तो और ज्यादा क्लियर है, और वहां भी ट्रांसफर संभावना जमीन का यही नजर ट्रांसफर आ ही रही है। फ्रॉड से हुआ है, वो तो फ्रॉड का केस है। हाँ, वो तो सीधे सीधे फ्रॉड का केस है। लेकिन मथुरा वाले केस में तो फिर भी मुझे लग रहा है कि और ज्यादा इजी लग रहा है। तो ज्ञानवापी को मेरा अंतिम प्रश्न ये था सर, किस हद तक जाकर के डिले कर पाएंगे, कितना इंतजार करना पड़ेगा मैक्सिमम? देखो ये डिले तो कितना हो सकता है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो केस आपका
राम जन्मभूमि का जो था वो शुरू हुआ था 1948 में नहीं, और समाप्त हुआ जाकर 2019 में। तो उसको कितने बीच में साल ऐसी लग गए? सरकारें उसको रही ना उसको जहां इन सब 71 चीजों को साल फोकस नहीं था। लग गए, 71 साल लग जी। गए। और उसमें भी आप देखिए कि हाई कोर्ट का जजमेंट 2010 में आ गया था, सुप्रीम कोर्ट में 9 साल लग गए। तो वही तो है रिलेटेड। आप बहुत शीघ्रता करेंगे, कुछ करेंगे, सब करेंगे, तो फिर देखिए कितना समय लग जाए। थोड़ा सा सरकार इसमें स्टेप्स ले सकती है, लेकिन वो लेती हुई दिख नहीं रही। अभी प्रिवेंशन ऑफ वर्शिप, आपके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जब, जिसमें मैं भी एक पिटिशनर हूँ, पार्टी है। इंटरवीनर हूँ, पार्टी हूँ, उसका जब केस आया अभी कुछ दिनों पहले, तो क्या किया इन्होंने, आपको ध्यान है? जी। उन्होंने और समय मांग लिया साहब, तो 1 अक्टूबर की तारीख मांग ली। अब ये तो भाई सरकार की तरफ से डिले हो, ये तो कम से कम आप और एक्सेप्टेबल हम नहीं। प्रेशर बना सकते हैं सरकार के ऊपर कि भैया तुमको करना क्या है, अपना स्टैंड ले लो, या कह दो कि हमारा कोई स्टैंड नहीं है, इतना ही कह दो। दोनों में से कोई भी कर दें तो कम से कम क्लियर हो जाएगा कि कम हम से कम लीगल। आगे तो बढ़े। अब हाँ, कम वो से कम कोर्ट सरकार जो अगर है ये वो कह दे कि हम लीगली ऐसे जाना मामलों चाहते हैं। में कोर्ट्स की क्या एटीट्यूड होती है, ऐसे जो हैं जो मामले जो हैं वो जो बहुत सेंसिटिव हैं और जिसमें बहुत सारी जनता के हित जो हैं वो सम्मिलित हैं, ऐसे में वो सरकार को कहती हैं कि भाई सरकार अपना मत रखे, वो चाहती है कि भाई सरकार सामने आए। ये जो तरीका है कि आप कंधे पे रख के बंदूक चला दें जुडिशरी के, तो जुडिशरी भी इतना समझती है, इतना तो जुडिशरी भी समझती है कि हमारे कंधे पे रख के बंदूक चलाने का प्रयास हो रहा है, तो वो भी अपना कंधा ऐसी आसानी से नहीं देती ऐसे केसेस में, इसलिए डिले पे डिले होता जा रहा है। वो माइनॉरिटी कमीशन वाला एक्ट था, उसमें क्या किया इन्होंने, माइनॉरिटीज, स्टेट वाइड माइनॉरिटीज वाला, उसमें एक बार तो रिप्लाई फाइल कर दिया। उस रिप्लाई में ये लिखा कि वे स्टेट्स जो हैं वो अपने स्तर पर निर्णय ले सकती हैं। जैसे ही उन्होंने ये फाइल किया तो हमारे, आपको पता है बाबा। हेमंत बिश्व शर्मा जी ने अनाउंस कर दिया कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज माइनॉरिटी करेंगे। किसी ने समझाया होगा, उन्होंने जो है वो 4-5 दिन बाद वो एफिडेविट विड्रॉ कर लिया। अब बताइए आप, ये भी हिस्टोरिकल है, पता नहीं कोर्ट ने परमिट कैसे कर दिया उनको विड्रॉ करने को। फिर कोर्ट ने सोचा होगा कि हमारे कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, छोड़ो। इसलिए फिर कोर्ट ने उसको विड्रॉ करने की इजाज़त दे दी। ये अगर सरकार भी प्रोएक्टिव होकर कम से कम रिप्लाई फाइल कर दे, सारे मैच्योर केसेस हैं, आपको रिप्लाई फाइल करनी है, आप रिप्लाई फाइल कर दीजिए, अपनी किसी भी तरह से फाइल कर दीजिए, XYZ। अच्छा, XY क्या, ये देखते हैं कि यार हम इसका विरोध करेंगे तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, वो वोट तो हमको वही देते हैं, और अगर हम इसका समर्थन कर देंगे तो बाइडेन साहब नाराज हो जाएंगे या सोरोस साहब नाराज हो जाएंगे। इनको ये डर लगता रहता है। अब इसके लिए तो कोई क्या करे। चलिए, तो मेरे हिसाब से और संजय सर के भी हिसाब से ये हिंदुओं की एक और विक्ट्री ही है। और अब देखते हैं आगे क्या होता है ज्ञानवापी में, 26 तारीख के बाद पता चलेगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और जय श्री राम का नारा कमेंट बॉक्स में। अच्छा, हर हर महादेव कभी लगा। हर हर महादेव आज तो। जी, हर हर महादेव, जय श्री राम। हर हर महादेव।